आप बताइए व्हाट इज डॉट नेट। नहीं पता तो क्या। अरे तो पहले सेशन में बताया था ना, भूल गए। फ्रेमवर्क है डॉट नेट जिससे अपनी एप्लीकेशंस बनती है विंडोज और इन सब की। मतलब डॉट नेट पहली बात तो कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे अभी तक आप सी पढ़ते हो, सी प्लस प्लस, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब आप डॉट नेट आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, सेट ऑफ वर्क स्पेस प्रोवाइड करेगा, सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करेगा, सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करेगा, जहां पर आप अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो यदि अपन एक्चुअल डेफिनेशन बताएं कि डॉट नेट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ प्लेटफॉर्म। व्हाट इज डॉट नेट, इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं। अब डॉट कभी कभी क्या है कि मतलब एसईओ फ्रेंडली नहीं होता डॉट, तो इसके लिए कुछ लोग इसको डॉट नेट ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इट इज टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म दैट इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस using .NET framework and programming language. ठीक है, it is a technology or platform that is used to create multiple type of applications using .NET framework and programming languages. .NET framework and programming language. .NET support 90 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि .NET में 90 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। बट सी शार्प, सी प्लस प्लस, जे शार्प, एफ शार्प एंड वीबी लैंग्वेज इज compatible प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडर डॉट नेट। तो मतलब आप डॉट नेट के अंदर जो सी शार्प लैंग्वेज है, जो सबसे ज्यादा कॉम्पेटिबल लैंग्वेज क्या है, सी शार्प लैंग्वेज है। क्योंकि सी शार्प लैंग्वेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जिससे आपको अपने प्रोग्राम बहुत आसानी से आप बना सकते हो, क्योंकि वीबी का जो सिंटेक्स था बहुत कॉम्प्लेक्स था। मतलब विजुअल बेसिक के अंदर यदि आप कोई प्रोग्राम लिखते थे तो उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं था, उसमें सेमीकोलन का भी सपोर्ट नहीं था। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। सी प्लस प्लस भी आप डॉट नेट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, सी प्लस प्लस को बोलते हैं इसमें विजुअल सी प्लस प्लस। एफ शार्प मतलब कोर्टॉन, कोर्टॉन बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, वो भी है। इवन जावा लैंग्वेज भी डॉट नेट के अंदर सपोर्ट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जे शार्प बोलते हैं। और विजुअल बेसिक लैंग्वेज तो डॉट नेट के अंदर सबसे पहली लैंग्वेज है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, विजुअल बेसिक थी। इसलिए पहले माइक्रोसॉफ्ट जो है ना विजुअल बेसिक के अंदर ही काम करता था, फिर विजुअल बेसिक को ही डॉट नेट में लेकर के वीबी डॉट नेट आया। आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट वीबी डॉट नेट में बने हुए हैं। आप कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशंस आप डॉट नेट से बना सकते हो, मतलब दुनिया के जितने भी टॉप एप्लीकेशंस हैं वो सब हम डॉट नेट से बना सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब इवन विंडोज के अंदर जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप यूज करते हो, चाहे इवन ऑपरेटिंग सिस्टम के जीयूआई की ही बात करें, कमांड प्रॉम्प्ट की बात करें, ब्राउजर्स की बात करें, एंटीवायरस की बात करें, मतलब विंडोज में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो 90% सॉफ्टवेयर किसमें बने हैं, डॉट नेट में बने। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब कुछ लोग बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मार्केट नहीं है, क्यों नहीं है। यदि विजुअल स्टूडियो नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। यदि आपके पास वीएस कोड नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। यदि आपके पास ब्राउजर नहीं होगा तो आप इंटरनेट ही नहीं चला पाएंगे ना, मतलब आप कोई भी वेबसाइट खोल ही नहीं पाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डिमांड नहीं है, बहुत डिमांड है। आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे वो एक्लिप्स हो, चाहे वो नेटबीन्स हो, चाहे वो वीएस कोड हो, चाहे वो कोई सा भी हो, एडोब फोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो, जो भी विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो 90% सॉफ्टवेयर किससे बने हैं, डॉट नेट से। ठीक है, अभी आपने देखा होगा डॉट नेट की डिमांड की एक बार डॉट नेट के अंदर के जो सर्वर है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वर्ल्ड के जितने प्लेन थे ना, सबके रिजर्वेशन जो है कैंसिल हो गए। तो जितने भी मतलब एयरलाइन सिस्टम का पूरा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो डॉट नेट के अंडर में, इंश्योरेंस का पूरा डोमेन डॉट नेट के पास है। ठीक है, इवन बैंकिंग का 50% डोमेन किसके पास है, डॉट नेट के पास। इसलिए जो टॉप एमएनसीज हैं वो आज भी किस पे काम करते हैं, या कि जावा में या कि डॉट नेट। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो इंडिपेंडेंट चलता है। दूसरा आता है आपका वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन तो सभी को पता ही है। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यदि डॉट नेट से बनाना है आपको, जिसके लिए आपको सी शार्प मतलब लैंग्वेज में से सी शार्प या कोई सा भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो,
और इसके लिए आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन होता है, कंसोल एप्लीकेशन भी होता है। जो आप कंसोल एप्लीकेशन पढ़ते हो ना शुरू में, तो ये कंसोल एप्लीकेशन मतलब कमांड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे ये सीएमडी। अब आपका ये जो सीएमडी है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही तो है। अब सामने वाला बोलता है कि आपको इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कंसोल एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ये भी डॉटनेट के थ्रू ही बनता है। WPF। WPF मतलब होता है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये जो एप्लीकेशन है ना, वो भी किसके अंदर है आपका? दीज आर द डेस्कटॉप। तो अभी जो मॉडर्न डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन रहा है ना, वो WPF से बन रहा है। WPF थोड़ा आपको और अच्छा यूआई बनाएगा, लेकिन इसका पूरा सेक्टर अलग है। मोस्ट ऑफ द केस में जो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं जो कंपनियां, वो ज्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम करते हैं। लेकिन आज का जो एज है वो वेब एप्लीकेशन का ज्यादा है, क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो वेब एप्लीकेशंस बनते हैं, क्योंकि कस्टमर अपना एप्लीकेशन ऐसा बनवाना चाहता है जो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सके। अब मान लो कोई स्कूल का ईआरपी या हॉस्पिटल का ईआरपी भी बनवाना चाहता है। ईआरपी समझते हो ना? ईआरपी मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में क्या रहता है कि रिसेप्शन के अंदर भी क्या लगा रहता है? सॉफ्टवेयर लगा रहता है। बिल वाला भी सॉफ्टवेयर रखता है। इवन आपका जो पर्टिकुलर बुकिंग होता है वहां पर भी सॉफ्टवेयर होता है। हर जगह क्या है? सॉफ्टवेयर से पूरा काम चल रहा है। इवन आप जैसे आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, स्नैपडील, तो ये जितने भी वेब एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, मतलब ये जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, ये सब के सब क्या होते हैं? दीज आर द वेब एप्लीकेशंस होते हैं। क्या होते हैं? वेब एप्लीकेशंस होते हैं। तो मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे एएस वेब एप्लीकेशंस के लिए आप क्या क्या यूज होता है डॉटनेट में? देखो, डॉटनेट के अंदर ASP डॉटनेट क्लासिक, ये पुराना हो गया। अब आजकल क्या चल रहा है? ASP डॉटनेट MVC, ASP डॉटनेट कोर MVC। ये तो अभी सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है वो ASP डॉटनेट कोर MVC चल रहा है। मतलब ASP डॉटनेट क्लासिक पुराना है, ASP डॉटनेट MVC भी पुराना है, लेकिन कुछ कंपनी अभी भी इसका यूज करती है। और ASP डॉटनेट कोर MVC, क्योंकि अब डॉटनेट का एक नया फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है जिसका नाम है डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क। क्या नाम है? डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क अलग है और डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क अलग है, ध्यान रखना। कोर मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कोर मतलब बेसिक फीचर होता होगा, नहीं। डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क मतलब ओपन सोर्स। मतलब जैसे डॉटनेट क्या करता है, जैसे आपको डॉटनेट के थ्रू आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, तो डॉटनेट का लाइसेंस लेना पड़ता है पहले। अब नहीं। अब यदि आपने डॉटनेट कोर का यूज करके कोई एप्लीकेशन बनाया, तो आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आजकल 90% जो क्राउड है वो मैक ओएस में काम कर रही है, ठीक है, लिनक्स में काम कर रही है, विंडोज ओएस में काम, मतलब अभी पहले ऐसा था डॉटनेट के अंदर कि डॉटनेट सिर्फ विंडोज में ही चलता था। पर आजकल ऐसा हो चुका है कि आप डॉटनेट को मैक में भी चला सकते हो, डॉटनेट को लिनक्स में भी चला सकते हो, डॉटनेट को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला सकते हो। इसके बाद थर्ड टाइप का एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि तीन एप्लीकेशन ही सबसे ज्यादा चलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन। अब बहुत कम लोगों को पता है कि डॉटनेट से भी मोबाइल एप्लीकेशंस बनता है। इवन आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के मोबाइल एप्लीकेशन डॉटनेट से बना सकते हो, आपको पता है? डॉटनेट का इसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क ही होता है जिसका नाम है MIUI। ये MAUI, मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। ये इसको बोलते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस। इसके थ्रू आप iOS और एंड्रॉइड दोनों के एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। इसका नाम क्या है? MAUI। ठीक है, क्रिएट iOS एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो ये बहुत यूज होता है। इसके पहले जैमरिन भी यूज होता था। जैमरिन भी एक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट से इसका टाइप हट चुका है। ठीक है, तो वो भी मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होती है। इसके बाद क्लाउड। अब आपने सुना होगा क्लाउड में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन चल रहा है? अभी AWS चल रहा है, अमेजोन। पर सेकंड नंबर पे क्या चल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का विंडो अज्योर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो विंडो अज्योर है, ये आपको सॉस सॉस बेस्ड एप्लीकेशन बताता है। मतलब आप इसके अंदर जाकर के सीधे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो।
आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है, आपको अपने मशीन में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। आप विंडो अज्योर में जाओ, क्लाउड है ये, क्लाउड मतलब होता है वर्चुअल मशीन। ठीक है, आपको अपने मशीन से बस इसमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। और यहाँ पर भी जाकर के आप ऐप डेवलप कर सकते हो, ऐप लॉन्च कर सकते हो, ये सभी चीजें आप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां जो है ना, अज्योर प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली काम करती है। अब आपको अलग से लोकल में काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली इस टाइप के एप्लीकेशन हम डॉट नेट के थ्रू बना सकते हैं। इसके बाद आता है एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल एपीआई का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। आपको पता है कि 90% जो कस्टमर्स हैं वो आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से ही कोई भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। कस्टमर एंड तो मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी कस्टमर, आपको भी कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले आप लैपटॉप नहीं निकालते हो, पहले मोबाइल निकालते हो और वहां पर जाकर के सर्च करते हो। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर का डेटा जो आपका ला रहा है, डेटा लाने ले जाने का काम किसका है, कम्युनिकेटर कौन है, एपीआई। तो इसके लिए वेब एपीआई यूज होता है। क्या यूज होता है, वेब एपीआई यूज होता है, एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एपीआई, इवन वेब सर्विसेज भी यूज होता है। आज भी वेब सर्विसेज भी डॉट नेट के अंदर यूज होता है। और डॉट नेट के अंदर तो एक और भी प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, जो स्पेशली डॉट नेट के लिए बनाया गया है, जिसको बोलते हैं WCF। पर अब ये इतना ज़्यादा नहीं चलता है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट में ही सपोर्टेड है, इसलिए इसका यूज़ नहीं होता। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर ही चेंज हो चुका है। अब रिएक्ट या एंगुलर में फ्रंट एंड डिजाइन होता है, एपीआई डेटाबेस से कनेक्ट करता है, और एपीआई का यूज़ कहाँ पर होता है, रिएक्ट के अंदर होता है। तो अब जो सिनेरियो सिस्टम है ना पूरा एप्लीकेशन का, वो चेंज हो चुका है। पहले जैसा नहीं होता कि बस एक ही एप्लीकेशन है, अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। अब आपका हर रिक्वेस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इससे फायदा ये होता है कि एक रिक्वेस्ट के फेल होने से आपका पूरा एप्लीकेशन फेल नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जो डॉट नेट के थ्रू हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब आप सोचते हो कि सी शार्प क्या है फिर, जब ये डॉट नेट है तो फिर सी शार्प क्या है। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का एक मोस्ट कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पूरी तरह से जावा के सिंटैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मतलब जैसा सिंटैक्स स्ट्रक्चर जावा का है, सेम टू सेम सिंटैक्स स्ट्रक्चर किसका है, सी शार्प का है। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज मोस्ट कंपैटिबल। मैंने आपको बोला ना कि डॉट नेट में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडर डॉट नेट फ्रेमवर्क। इट प्रोवाइड better security, reusability of code, and easy syntax structure to developers। ठीक है, डेवलपर्स के लिए डेवलपर फ्रेंडली है ये, आसानी से आपको समझ में आ जाता है। इसका सिक्योरिटी कंसर्न भी अच्छा है, जैसे जावा का सिक्योरिटी है। ठीक है, तो सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डॉट नेट के अंदर मोस्ट कंपेटेबल लैंग्वेज। इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे क्लास, सबसे पहले आपको डॉट नेट के अंदर नेम स्पेस बनाना होता है। क्या बनाना होता है, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है, लॉजिकल कंटेनर होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पहले आपको नेम स्पेस लिखना रहेगा, फिर क्लास लिखना रहेगा, फिर क्लास का नाम देना रहेगा। हालांकि ये सब विजुअल स्टूडियो आपको बना के दे देगा, आपको इसकी समस्या नहीं है। पर कॉपी में आपको लिखते भी आना चाहिए, क्योंकि विजुअल स्टूडियो और एआई तो सब दे रहा है दुनिया में आजकल। पर आपके दिमाग के अंदर भी वो चीज क्या होनी चाहिए, फीड होनी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, मेन मेथड से होती है। मेन मेथड क्या है, दिस इज द एंट्री पॉइंट मेथड। मतलब आपका प्रोग्राम चालू कहाँ से होगा, मेन से चालू होगा। तो ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब जब भी आपको सिंटेक्स बताया जाए ना, तो मतलब आप दिमाग में बिठा लो कि ये तो मुझे बनाना ही है, ये तो मुझे बनाना ही है। फिर क्या करोगे, इसको कंपाइल करोगे। कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं,
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होते हैं। ये एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। और आप तो बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते ना। तो अपन ने क्या करा, एक शॉर्टकट अप्रोच निकाला कि अपन एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज अपन ने बना लिया, सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस। और इसके लिए हमने डिजाइन कर लिया कंपाइलर। क्या डिजाइन कर लिया? कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ये कंपाइलर क्या करेगा, ये हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग कंपाइलर होता है। इस पूरे कोड को कंपाइल करेगा और कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये कन्वर्ट करेगा CIL कोड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? CIL। CIL मतलब होता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये CIL जो है ना वो किसके पास जाएगा? डॉट नेट के अंदर के रन टाइम इन्वायरमेंट में जाएगा, जिसको बोलते हैं CLR। किसमें? CLR। ठीक है, डॉट नेट में CLR होता है। और ये CLR फिर किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके किसके पास भेजेगा? OS के पास भेजेगा। तो मतलब आपने लिखा C#, फिर क्या किया आपने? कंपाइल करा। कंपाइल करने से क्या बना? CIL कोड बना। क्या बना? CIL। CIL का मतलब होता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। ध्यान रखना इस चीज को। डॉट नेट के अंदर कौन सा कोड बनता है? कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। अब यहाँ पे CLR का काम क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मतलब जो आपका CIL है ना, ये CIL को एग्जीक्यूट करेगा CLR। और इसके बाद फिर किसके पास भेजेगा? OS के पास भेजेगा। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए CSC, और यहाँ पे क्या देंगे? फाइल का नाम देंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देंगे? फाइल का नाम डॉट EX। इससे क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दो स्टेप्स आपको करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये क्या करेगा? CSC मतलब ये एक कमांड है। इसका मतलब होता है C# कंपाइलर। लेकिन जब आप विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम चलाते हो तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब चीजें हिडन रहती है। लेकिन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी प्रोग्राम चलाओगे तो आपको ये सभी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तब आपको समझ में आता है कि डॉट नेट का एक्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है। क्योंकि विजुअल स्टूडियो तो एक एडिटर है। विजुअल स्टूडियो क्या है? एडिटर है। उसमें सब चीजें असेंबल्ड है। उसमें पूरा डॉट नेट के अंदर का कंपाइलर, डॉट नेट के अंदर का CLR, सब उसमें क्या है? इंटीग्रेटेड है। पर यदि आप किसी नोटपैड के थ्रू यदि प्रोग्राम को मैनेज करते हो तो आपको ये सभी चीजों को बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम अपन नोटपैड के अंदर बना लेते हैं पहले। देखो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या, जैसे मुझे क्लास, सबसे पहले नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है डॉट नेट के अंदर? यूजिंग सिस्टम। अब देखो ये केस सेंसिटिव भी होता है, ध्यान रखना। मतलब जैसे यूजिंग है तो यूजिंग को आपको लोअर केस में लिखना है। क्यों लिखना है लोअर केस में? क्योंकि ये कीवर्ड है। सिस्टम आपका एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल में होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब मैंने क्लास हेलो, हेलो ही क्यों बनाया? किसी भी नाम से बना सकता हूँ। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। अभी मैं ये सैंपल क्लास बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेन। ठीक है, मेन आपका ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। ये सिंटेक्स आपका फिक्स है कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा? मेन से होगा। और इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखूंगा मैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। ये भी फिक्स है। मतलब जो चीजें पहले से फिक्स है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कंसोल मतलब कंसोल स्क्रीन। तीन टाइप की स्क्रीन होते हैं आजकल। एक तो होता है आपका कंसोल स्क्रीन, मतलब इसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का स्क्रीन। ग्राफिकल यूजर स्क्रीन, जो आपको ग्राफिक्स दिखता है विंडोज के अंदर, वो क्या है? ग्राफिक्स है, GUI है। और एक वेब स्क्रीन जो वेब पेजेस के अंदर दिखता है। एक चौथा स्क्रीन भी हो गया मोबाइल स्क्रीन। पांचवा हो गया टच स्क्रीन। अब तो स्क्रीन की कमी ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग स्क्रीन चलते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मतलब एक मैसेज दे दिया मैंने। अब क्या करूंगा? इस प्रोग्राम को सेव करूंगा। कहाँ सेव करूंगा? जैसे मैंने एक फोल्डर बना के रखा है D ड्राइव में। इसका नाम दे दिया मैंने hello.cs। देखो CS क्या है? एक्सटेंशन है। कोई भी फाइल अपने एक्सटेंशन से ही जानी जाती है। ठीक है।
और यहाँ पे सेलेक्ट कर दो ऑल फाइल्स। ऐसा होना चाहिए, इसको सेव कर दो। मैंने कहाँ सेव किया? डी ड्राइव के अंदर। आप जा करके चेक भी कर सकते हो। डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर किस नाम से है? सी शार्प न्यू के नाम से है। ये देखो, इसमें किस नाम से मैंने फाइल सेव किया है? hello डॉट सी एस। देखो आज के डेट का बता रहा है फाइल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मैंने आपको स्टेप लिखाया है कि मैंने फाइल तो बना दी, अब क्या करना है? कंपाइल करना है। पर कंपाइल करने से पहले आपके मशीन पे डॉट नेट का फ्रेमवर्क होना चाहिए, सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, तभी तो कंपाइल होगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि दुनिया का कोई सा भी विंडोज मशीन आप ओपन करना, उसमें डॉट नेट रहता ही रहता है। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले अभी आपको बताया था कि डॉट नेट जो विंडोज आप यूज करते हो, उस विंडोज का जो जीयूआई है वो पूरा किसमें बना हुआ है? डॉट नेट में बना हुआ है। तो डॉट नेट तो रहेगा तभी तो चलेगा ना। वो कहाँ रहता है? हाँ, यहाँ पर आपको विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट दिख रहा है ये, और इसके अंदर आपका ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो डॉट नेट के अंदर देखो, जैसे ये प्रोग्राम बनाया, इसको मुझे कंपाइल करना है। तो मैंने क्या समझाया कि डॉट नेट हर मशीन में रहता है। देखो, ये देखो कहाँ रहता है? सी ड्राइव, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट और फ्रेमवर्क के अंदर। यहाँ पर आपको वर्जन 4.0 में जाना है और इसका पाथ सेट करना रहेगा। क्या करना रहेगा? पाथ सेट करना रहेगा। ठीक है, मतलब अभी अपन ये हर प्रोग्राम को इस तरीके से नहीं चलाएंगे, बस एक प्रोग्राम ऐसा चलाएंगे, फिर वीएस विजुअल स्टूडियो में ही जाएंगे। पाथ सेट करने के लिए यहाँ पे लिख दो सेट पाथ इक्वल टू, ये पाथ सेट हो गया पाथ सेट। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, यहाँ तक का जो पाथ है इसको मैंने कॉपी करा, और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में गया, यहाँ लिखा सेट पाथ इक्वल टू, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसमें लिखूंगा CSC, तो मतलब ये सी शार्प से कॉम्पेटेबल हो चुका है। अब मेरा प्रोग्राम कहाँ रखा हुआ है? डी ड्राइव में रखा हुआ है, सी शार्प न्यू फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डी ड्राइव CD सी शार्प न्यू। और अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, CSC hello डॉट सी एस। इससे प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जैसे कंपाइल हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक exe फाइल बन के आ गई, इसका नाम है hello डॉट exe। अब इस फाइल को मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिखा ये तो बेसिक चीज है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CD, तो ये आपको पता होना चाहिए। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग GUI से चलाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता CD क्या होता है, MD क्या होता है, MKDIR क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक कमांड है ना, लिनक्स और विंडोज के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉट नेट का पार्ट नहीं है जो मैंने CD किया, ये CD किसका पार्ट है? विंडोज का पार्ट। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। पर ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप बार बार इतना स्टेप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या है, एक एडिटर है, दैट इज कॉल्ड ID बोल सकते हैं आप। एडिटर तो छोटा हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो। तो अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज विजुअल स्टूडियो। ये क्या है? इट इज एन ID टूल्स। ये क्या है? एक ID टूल्स होता है। ठीक है, दैट प्रोवाइड कंप्लीट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट प्रोजेक्ट, compile and execute, compile, debug, execute and deploy .NET applications। आप इसके थ्रू सब कुछ कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्रोजेक्ट के अंदर के क्लासेस को कंपाइल कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। सभी चीजें किससे कर सकते हो? विजुअल स्टूडियो से कर सकते हो। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसका बस मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि विंडोज 10 या 11 होना चाहिए। कम से कम आपके मशीन के अंदर 4 GB रैम होना चाहिए, और कम से कम उसमें 20 से 25 GB का स्पेस खाली होना चाहिए। इतना आपके मशीन पे होना चाहिए। प्रोसेसर भी आपका हाईटेक होना चाहिए, i3 i5 या i7 में ही चलेगा। i5 i7 सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए? यदि आप पुराने प्रोसेसर पे चलाओगे तो नहीं चलेगा। i3 मिनिमम, i5 या i7। ठीक है,
और विंडोज 11 यदि है तो सबसे कॉम्पेटेबल है। विजुअल स्टूडियो का अभी 2022 विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन आप इंस्टॉल कर लेना। कम्युनिटी एडिशन क्या रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर्स का पैटर्न है, मतलब बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा। अब ये विजुअल स्टूडियो हम चलाएंगे कैसे, तो देखो विजुअल स्टूडियो जैसे मेरे मशीन, इसमें कंफ्यूज मत होना, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है और विजुअल स्टूडियो अलग है। वीएस कोड जो होता है ना वो फ्रंट एंड के लिए होता है, बैक एंड के लिए नहीं होता है। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो किसके लिए होता है, ये पूरा बैक एंड के लिए होता है, फ्रंट एंड सभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। इस तरीके से स्क्रीन खुलेगा, इस पे आप जाइए, इसके अंदर आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। कहाँ पे जाना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको इसको करना है, कंसोल एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करना है। कहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसमें देखो कंसोल एप्लीकेशन में जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको आ रहा है सी शार्प, लिनक्स, मैक, विंडोज, कंसोल सब में, मतलब ये सभी में चल रहा है। फिर आपको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट, इसका नाम दे दिया मैंने प्रोजेक्ट प्रैक्टिस। मतलब ये हमने सी शार्प सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कंसोल, क्योंकि कंसोल में सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो उससे आप लैंग्वेज में कमांड अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि सबसे मेजर चीज क्या होती है, लैंग्वेज में कमांड। यदि आपका लैंग्वेज में कमांड है तो आप कोई सा भी एप्लीकेशन आपको दे दिया जाएगा, आप बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको देखो यहाँ पर हमें लिनक्स यूज नहीं करना, यदि आपको लिनक्स यूज करना है तो फिर आपको कंटेनर सपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कंटेनर ओएस यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्टली, हमारे पास तो विंडोज ही है। ठीक है, मैक ओएस के लिए भी अलग तरीके से मैनेज होता है। और यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर दीजिए। डॉट नेट का भी लेटेस्ट वर्जन क्या है, 9.0। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन है। और ये डॉट नेट का कौन सा फ्रेमवर्क है, कोर फ्रेमवर्क है। क्योंकि अब डॉट नेट मोस्ट ऑफ द केस में डॉट नेट के कोर फ्रेमवर्क में ही अपडेशन कर रहा है। डॉट नेट के जो पुराने फ्रेमवर्क है वो अभी भी 7.0 ही चल रहा है, पर डॉट नेट 9.0 में क्या है, डॉट नेट का कोर। और डॉट नेट का कोर मतलब जो सभी ओएस से कॉम्पेटिबल है। देखो ये जो अपन ने बनाया था नोट पैड में, ये सब इसमें बनाया गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको करना काम इसी में है, पर वो जो मैंने नोटपैड वाला प्रोसेस बताया ना वो समझने के लिए है। क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा, जब आप खुद से लिखोगे तब आपको चीजें समझ, जैसे अब बना बनाया पूरा आ गया, हमने ये लिखा तो हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि ये नेम स्पेस है, ये क्लास का टेम्पलेट है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, ये प्रिंट कराने के लिए है, कुछ भी प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब लिखने के लिए। विजुअल स्टूडियो में ये सब चीजें बना बना के देता है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो क्या है, ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया है और डेवलपर्स को ये सब चीजें पहले से आती है। उसको सिर्फ क्या करना है, कोड से मतलब है ना। ठीक है, जैसे आप भी यदि एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो फिर आपको सब चीजें क्या है पता होगी, लेकिन एक दो प्रोग्राम हम उससे चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने आप ऑप्शन देता है, ये बिल्ड का ऑप्शन देता है। अभी जैसे ये चीज हाइट थी, मैंने शो कैसे किया, व्यू से। व्यू मतलब व्यू सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर बोलते हैं। आपके पास ये भी है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बटन, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। और यदि आपको कंपाइल करना है तो इसके लिए क्या होता है, बिल्ड होता है, इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट बी। आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड मतलब होता है कंपाइल करना। देखो यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है लॉग में, बिल्ड स्टार्टेड बता रहा है ना, ये चीज भी आपको देखना है। कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से बिल्ड अभी चालू हुआ, देखो ये बिल्ड हो गया, बिल्ड कंप्लीटेड, ये मैसेज दिया इसने कि आपका बिल्ड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आप एग्जीक्यूट कर दो, ये हो गया। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो है वही चीज, पर यहाँ पर आपको अलग से कोई कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना पड़ा, अलग से आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सीधा अपन ने विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया, ये क्लास ऑटोमेटिकली बन गया और यहाँ से डायरेक्टली मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे मान लो मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, किसका प्रोग्राम बनाना है, एडिशन का दूसरा प्रोग्राम बनाना है, तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे दो नंबर को ऐड करना है, तो इसके लिए फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, प्रोग्रामिंग में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें, एक वेरिएबल और एक डेटा टाइप। ठीक है, मतलब वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल आपकी वैल्यू को होल्ड करेगा। अब एडिशन करना है मतलब किस टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे इंटीजर ए ले लिया मैंने 10,
बी ले लिया 20 और यहाँ पे मैंने सी ले लिया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या ले ली मैंने 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू सी में खाली ले लिया। सी क्या है, एक आउटपुट वेरिएबल है। सी असाइन ए प्लस बी करा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन सी। तो ये किसका प्रोग्राम बन गया, एडिशन का। अब मैं वापस से बिल्ड करूंगा और इसको, ठीक है, आ गया 30। पर अब मेरे पास दो तीन टास्क एक साथ आ गए, मुझे एडिशन भी करना है, सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लीकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे गया, ए माइनस बी कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी कर दिया मैंने यहाँ पे। ये चारों काम हो गए मेरे, चारों काम हो गए। पर अब आप सोचो कि क्या ये प्रोग्राम यहाँ पर तो सही है, पर क्या ये प्रोग्राम यूजर के व्यू से सही है? यूजर चारों चीजें एक साथ थोड़ी नहीं करना चाहता है। कैलकुलेटर में आप ये एडिशन करते हो, जब आपकी मर्जी तब आप करो ना। इसमें तो क्या है, जबरदस्ती आप एडिशन कर रहे हो तब भी सभी चीजें हो रही है। इसको मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया, अलग अलग फंक्शंस बनाए गए कि अब आप इस प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस के अंदर लिख दो। तो फंक्शन से क्या होगा, अब आपको जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब आप उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब पहले हम ऐसे ही प्रोग्राम लिखते थे, फिर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या है, अलग अलग चेंजेस आए, फिर फंक्शन के थ्रू हम उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, फिर हमने एक अलग से क्लास ही बनाना चालू कर दिया, फिर बाद में इंटरफेस बनाना चालू कर दिया, फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चालू कर दिया, फिर और अलग अलग लेवल बढ़ते गए। तो इसके मैंने प्रॉब्लम बताई ना इसमें, कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चारों चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैं इसके लिए अलग अलग फंक्शन बनाऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐड नाम से बना दिया, फिर यहाँ पे मैंने सब नाम से बना दिया। नाम कुछ भी दे सकते हो, सब मतलब ये सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। फिर यहाँ पर मैंने मल्टी नाम से बना दिया, ये क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। फिर यहाँ पे मैंने ड्यू नाम से बना दिया, ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। और ये जो कोड मैंने लिखा था, ये वेरिएबल वाला जो काम मैंने लिखा था, इसको मैंने ग्लोबली यहीं पे डिफाइन कर दिया। और ये वाला जो वर्क है ये मैंने यहाँ लिख दिया, एडिशन वाला पूरा काम यहाँ लिख दिया, सब्सट्रैक्शन वाला पूरा काम मैंने यहाँ कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वाला पूरा काम मैंने यहाँ कर दिया, डिवीजन वाला पूरा काम मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे मैंने अलग अलग अपने फंक्शनैलिटी को अलग अलग फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, बिल्ड बिल्ड हो गया। क्यों नहीं आया कुछ भी, वही मैंने बनाया तो सब कुछ है, क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग बनाया गया कि इसको इस बनाने का रीजन यही था कि जिसको हम कॉल करेंगे वही एग्जीक्यूट हो। आपने देखा होगा कैलकुलेटर में बटन रहता है, जिस बटन को आप प्रेस करते हो वही बटन का अंदर जो लिखा रहता है वही जाता है। अभी बटन नहीं है, यहाँ पे कंसोल प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पर आपका कॉलिंग के अकॉर्डिंग मैनेज हो। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, बताओ कैसे कॉल करेंगे ऐड को, नहीं बनाओगे ऑब्जेक्ट, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लास में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो ये डायनेमिक है क्योंकि इसके सामने स्टैटिक नहीं लिखा है। और डायनेमिक कंपोनेंट के लिए क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी इसका सिंटेक्स है कि यदि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले आपको क्लास का नाम देना है, फिर यहाँ पे रेफरेंस देना है, फिर यहाँ पे न्यू क्लास का नाम देना है, फिर यहाँ पे रेफरेंस डॉट मेथड का नाम। ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट बनाने का। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पर, प्रोग्राम, ओबीजे, कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल टू। अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा डिटेल में, अभी आप इसको बस ये समझो कि ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। यहां से ऐड को कॉल कर लिया, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो अब एडिशन वाला जो फंक्शनैलिटी है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कॉल हो, आ गया 30। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर का जो आउटपुट है ना उसको मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, और रिजल्ट को स्टोर करवाने का काम किसका है, ऑब्जेक्ट का है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपको एक मेमोरी क्रिएट करके देता है, जिस मेमोरी के अंदर आपका डेटा क्या है, सेव हो। ठीक है। अब मैं चाहूं तो एक ही ऑब्जेक्ट से सभी को कॉल कर लूं, या मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकता हूँ। मतलब आप चाहते हो कि एक ही मेमोरी में सभी चीजें स्टोर कराना चाहते हो तो एक साथ कर लो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे दो को कॉल करोगे, दो कॉल हो जाएगा। तक क्लियर हुआ? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाने का रीजन भी आपको इससे क्लियर हो गया हो। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम अभी तो फिक्स है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो फिक्स है ना 10 20, मैं चाहता हूँ यूजर जो भी वैल्यू दे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसके लिए यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो अब ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए भी मैं क्या बना दूंगा, एक अलग से एक मेथड और बना दूंगा। उसका नाम दे दिया मैंने void accept। ठीक है। और void accept में क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या होता है, रीड लाइन, जैसे राइट लाइन प्रिंट कराने के लिए होता है। एंटर फर्स्ट नंबर, ए बराबर कंसोल डॉट रीड लाइन होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इधर इंटीजर है तो क्या करना पड़ेगा, अब टाइप मिसमैच हो रहा है, इधर वाला स्ट्रिंग है इधर वाला इंटीजर है, तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए सी शार्प ने एक क्लास दिया है जिसका नाम है कन्वर्ट क्लास। और आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप इसके अंदर इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते। अब देखो ये एरर अपने आप खत्म हो गया, कन्वर्ट डॉट टू इंट 30। मतलब अपन ने इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग ही एक ऐसा टाइप होता है जो सभी डेटा को कंटेन कर सकता है। स्ट्रिंग में न्यूमेरिक डेटा भी आ सकता है, अल्फाबेटिकल भी आ सकता है, स्पेशल भी आ सकता है, इसलिए स्ट्रिंग लिया गया। जितने भी प्री डिफाइंड टाइप होते हैं ना, जो कॉमन टास्क के लिए बनाए जाते हैं वो स्ट्रिंग ही रहते हैं। क्योंकि आप सोचो जैसे इंटीजर लिया, इंटीजर में सिर्फ 1 से 9 तक ही आएगा ना। अब सामने वाला अपना नाम भी तो फिर इनपुट ले सकता है, ईमेल आईडी भी ले सकता है, मोबाइल नंबर भी ले सकता है, डेट। इसलिए क्या बनाया गया, कंसोल डॉट रीड लाइन का टाइप क्या बनाया गया, स्ट्रिंग। और उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको टाइप कास्ट कर लो। ऐसे आपको दूसरा नंबर भी इसमें देना पड़ेगा। एंटर सेकेंड नंबर, इसको क्या दे दिया मैंने, बी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों टाइप के नंबर्स इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए। अब इसको अपन ने ओबीजे डॉट एक्सेप्ट कर दिया। क्या कर लिया, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट। इसको हमने कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 12 23, आ गया 30। तो अब आपको एक्सेप्ट से क्या हुआ, यूजर से भी आप इनपुट लेकर के प्रोग्राम बना सकते। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना बना करके पहले देखो इसको। मतलब बनाना आपको इसी तरीके से क्या बनाना है, अलग अलग मेथड्स बनाने हैं, और उन मेथड्स के अंदर आपको अलग अलग मेथड्स के लिए अलग अलग टास्क को सब डिवाइड करना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा जितने भी टास्क करोगे सबको अलग अलग मेथड में ही करना रहता है। क्योंकि हम फ्यूचर्स में तभी तो इनहेरिटेंस कर पाएंगे, कोड को सिक्योर कर पाएंगे, कोड को रीयूज कर पाएंगे, ये चीजें तभी कर पाएंगे जब हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में बनाएं। ठीक है। सर जैसे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम है तो उनको भी मेथड्स में रख के कॉल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। अब इसको मैंने अब वो भी बता देता हूँ कि जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस में तो कुछ लिखने नहीं है आप, ये तो मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए बताया। अब एक्चुअल क्या होता है कि आप इसको चाहो तो अलग अलग क्लास बना लो। यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस इज ओनली फॉर कॉलिंग, क्योंकि मेन है। तो यहाँ पर एक अलग से क्लास बना लो ऑपरेशन नाम से। किस नाम से, ऑपरेशन नाम से यहाँ पे एक अलग से क्लास बना लो। और जो भी अपन ने ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब करा ना, इसको उठा के इसके अंदर रख दो। किसके अंदर, इस ऑपरेशन नाम के क्लास में रख, इस क्लास में रख के। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको कॉल करना है। मेन मेथड में क्या करना है, सिर्फ कॉल करना है। तो यहाँ बनाओ ऑपरेशन ओबीजे इक्वल टू न्यू ऑपरेशन। पर ये अभी कॉल नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है कॉल? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, ये प्राइवेट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, लॉक है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, या कि पब्लिक बनाना पड़ेगा या इंटरनल बनाना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा कि नहीं, ये इंटरनल इंटरनल कंपोनेंट मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते। तो ये इसका स्ट्रेंथ होता है। पब्लिक मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो गया, प्राइवेट मतलब वीक, वीक को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखो, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। देखो ये सब हट गया रन। अब मैं बिल्ड करूंगा और रन करूंगा, तो अब आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 100, एंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 200, और ये आ गया 300। आगे समझ में? तो स्टैंडर्ड अप्रोच ये है कि आपको अलग क्लास बनाना है, जितने भी पॉसिबल मेथड है वो सब आप अलग अलग यहाँ पे मैनेज करो। और जिसको भी आपको चाहिए, जैसे आपको मल्टीप्लाई कराना है तो आप किसको कॉल कर लो, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई को कॉल कर। एक्सेप्ट कॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनपुट इससे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि पहले क्या कॉल करना है, बाद में किसको कॉल करना है, ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो। कहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे। ठीक है, कहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जैसे दोबारा आप आए, जैसे कल आए, अब आपको रोज नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया, अब दोबारा यदि आप आते हो तो वापस से आपको नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखने लग जाएगा। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास ये स्क्रीन क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि रोज आके नया प्रोजेक्ट बनाना, उसी प्रोजेक्ट पे अपन लगातार काम करते जाते हैं। एक प्रोजेक्ट में आप कितने भी क्लासेस बना सकते हैं। अपने आप ये खुल गया, मान लो कभी नहीं खुला तो आप व्यू में जाकर के सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर के इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझे नया टास्क दे दिया गया कि आज मुझे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालने का। मैं ऐड में जाऊंगा, न्यू आइटम में गया, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया एसआई, कुछ भी नाम दे दो और ऐड कर दिया। अभी मैं यूजर इनपुट से नहीं बनाता हूँ, नॉर्मल बनाता हूँ, वॉइड। अब यहाँ पे इंटरनल लेना है आपको। क्यों लेना है, क्योंकि इसको एक्सेस तो मेन में करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मेन है नहीं। इंटरनल वॉइड, यहाँ पे इसका नाम दे दो कैलकुलेट एसआई। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, अब इसमें फ्लोट मतलब डेसिमल वालों के लिए क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए। फ्लोट पी आर टी और एस आई। इंटीजर मतलब सिर्फ न्यूमेरिक 1 2 3 ये सब इंटीजर है, पर 1.1 1.2 इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल। अब यहाँ पे पी की वैल्यू दे दी मैंने, मतलब दोनों ले सकता है ये, इंटीजर भी ले लेगा और डेसिमल। डेसिमल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और एस आई का फॉर्मूला आपने मैथ पढ़ा, इसलिए बोला जाता है ना प्रोग्रामिंग में थोड़ा मैथ अच्छा होना चाहिए। बस ये इस तरीके से ये फार्मूला लगा दिया अपन ने और यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल, क्योंकि दिखाना कहाँ पर है, कंसोल में। तो कंसोल डॉट राइट लाइन तो हमेशा आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ये आ गया रिजल्ट इज एस आई। तो ये जो लिखा मैंने रिजल्ट इज एस आई, मतलब जो एस आई का जो डेटा है वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब कहाँ कॉल करना है इसको, प्रोग्राम डॉट्स मेन में। अब ये पुराना हटा दो सब, क्योंकि आपका कॉल तो हो गया ना। अब किसको कॉल करना है, एस आई को। कैसे कॉल करेंगे, एस आई ओबीजे इक्वल टू न्यू एस आई। देखो अपने आप आ गया ओबीजे डॉट कैलकुलेट एस आई, ये कॉल हो गया। अब आप इसको रन करिए और क्या करिए यहाँ पे, इसको रन। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे आ गया, रिजल्ट इज 1188। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको तीसरा प्रोग्राम बनाना है, राइट क्लिक करना है, प्रोग्राम बनाइए। फिर चौथा प्रोग्राम बनाना है, राइट क्लिक करना है, प्रोग्राम बनाइए। और इन सबको कॉल कहाँ पे करते जाना है, मेन में कॉल करते। बस इस तरीके से अब आपको प्रोग्राम